Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. My name is Dr. Muhammad Azim Bhagwan, Assistant Professor and Head in Microbiology. आज का ये सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं हिंदी में, और आज का ये सेशन है कोरोना वायरस के बारे में। कुछ ट्रू फैक्ट्स जो मैं लेकर के आया हूँ, और उसके साथ साथ कुछ अवेयरनेस जो लोगों को नहीं पता है, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कुछ चीज़ें जो कोरोना वायरस के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे वायरस क्या होता है सबसे पहला, ठीक है। कोरोना वायरस क्या होता है और वायरस क्या चीज़ है। उसके बाद हम देखेंगे कि वायरस को डिटेक्ट करने के लिए टेक्निक क्या है, उसकी डायग्नोसिस टेक्निक क्या है, कि वायरस को पता कैसे करते हैं कि वायरस है या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन क्या होती है और वैक्सीन किस तरह से बनती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन लेवल के बारे में, कि आजकल के जो कोरोना के केसेस है सेकंड वेव के अंदर जो आ रहा है, उसके अंदर इस तरह से है कि कोरोना के केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं कि किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होने का रीज़न क्या है। उसके बाद हम देखेंगे टोसिलिजुमैब इंजेक्शन, जो कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट माना गया है, लेकिन वो कितना कारगर है, वो किस तरह से काम करता है, टोसिलिजुमैब क्या है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में। तो आज के ये 15-20 मिनट के वीडियो के अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो शायद कोई डॉक्टर्स नहीं बताते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरा देखें। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ वायरस। वायरस क्या चीज़ होती है। तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगी। अकॉर्डिंग टू NIH, नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने बताया है कि वायरस एक ऐसी एंटाइटी है जिसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है और एक प्रोटीन का कोट होता है, और वायरस अकेला रेप्लिकेट नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि वो एक नॉन लिविंग एंटाइटी है। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव चीज़ है जो ज़िंदा नहीं है, ठीक है। वायरस जब भी बाहर होता है तो वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन किसी होस्ट सेल, मतलब उसको अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए, अपना रेप्लिकेशन करने के लिए किसी होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। वो होस्ट सेल में हम हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो हमारा यूज़ करता है। तो हम हुए उसके लिए होस्ट और वो हुआ हमारे लिए गेस्ट। तो वो गेस्ट बन के आता है, हमारी बॉडी में एंटर होता है और अपनी कॉपीज़ बनाता है। तो वायरस एक नॉन लिविंग चीज़ है जो बाहर रहती है, तो नॉन लिविंग है। अगर वो एटमॉस्फेयर में है, बाहर एनवायरनमेंट में है, तो वो नॉन लिविंग के तौर पे रहेगा। जैसे ही वो लिविंग चीज़ में दाखिल होता है, बॉडी में एंटर होता है, तो वो लिविंग बन जाता है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वायरस की। उसके अलावा साइंस फोकस ने वायरसेस के बारे में ये बताया कि वायरस जो है वो लंबे समय तक बॉडी के बाहर या किसी सरफेस पे सरवाइव कर सकते हैं। उनको सिर्फ चाहिए थोड़ा सा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, भेज चाहिए उनको, ठीक है। ये जो डायग्राम दिख रहा है वो है टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में, कि ये वायरसेस किस तरह के शेप के होते हैं। डिफरेंट शेप के डिफरेंट वायरसेस होते हैं। ये इकोसाहेड्रल शेप है, कुछ वायरस इस तरह से दिखते हैं। ये एनवेलप शेप है या फिर सर्कुलर या सिलेंड्रिक, सर्कुलर शेप भी बोलते हैं इसको। ये जो शेप है वो कोरोना वायरस का है। HIV वायरस का भी शेप इसी तरह का होता है। हेलिकल शेप, ये कुछ इस तरह का शेप है जो टोबैको मोज़ेक वायरस का होता है। और ये कॉम्प्लेक्स शेप है जो बैक्टीरियल वायरस का होता है। तो ये सारे जो वायरस है वो अलग अलग होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब ये अपने होस्ट को चूज़ करते हैं। अगर जैसे HIV है, एड्स का जो वायरस है, वो सिर्फ इंसान को इन्फेक्ट करेगा। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ टोबैको के प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। और कोरोना वायरस है वो एनिमल्स को और ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, मतलब हमको इन्फेक्ट करेगा। मतलब ये चूज़ करते हैं किसको इन्फेक्ट करना, वो सब हर किसी को इन्फेक्ट नहीं करते। सेकंड चीज़, यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है वहाँ पे आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस करता क्या है। कोई भी वायरस होगा वो करेगा क्या। तो यहाँ पे कोरोना वायरस का साइकिल दिखा है, जिसको हमारी टर्म में, माइक्रोबायोलॉजी की टर्म में लाइटिक साइकिल बोलते हैं। लाइटिक साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सेल को लाइज करता है। मतलब क्या करता है कि वो वायरस किसी भी होस्ट सेल के अंदर, ये आप जो ब्लू कलर का देख रहे हो वो होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल के अंदर वो एंटर होगा। एंटर होने के बाद वो अपनी कॉपीज़ बनाता है। वो कॉपीज़ बनाने के बाद इस तरह से वो होस्ट सेल को बर्स्ट करके बाहर आ जाता है। बस यही उसका काम है, किसी भी सेल में दाखिल होना, दाखिल होने के बाद वो सेल की चीज़ों को यूज़ करना। वो हमारे सेल की चीज़ों को यूज़ करता है अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए। वो इस तरह से अपनी कॉपीज़ बनाता है, कॉपीज़ बना करके वो बाहर आ जाता है सेल को तोड़ करके। तो इस तरह से वो वर्क करता है वायरस। साइज़ की बात करें तो कोरोना वायरस के साइज़ की एक डायग्राम
एनिमेटेड डायग्राम है जो रिप्रेजेंट किया है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है लास्ट वाला पोर्शन, ये जो किसी की टेल की तरह दिख रहा है, किसी की पूंछ की तरह दिख रही है, वो चीज़ हमारा हेयर है, ये ह्यूमन हेयर है। तो अगर इंसान के बाल को इतना बड़ा किया जाए तो इसकी कंपैरेटिव साइज़ में कोरोना वायरस कितना होगा, तो उसकी साइज़ कंपैरिजन यहाँ पे आपको दिख रही है कि यहाँ पे जो सर्कल करके दिखाया गया है ये कोरोना वायरस का साइज़ है, वो इतना छोटा है, होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर साइज़ का कोरोना वायरस होता है। मतलब आप समझ सकते हो कि एक ह्यूमन हेयर है, हमारा जो बाल है वो बाल के अंदर हम चाहे तो हज़ारों वायरस को भर सकते हैं, इतना छोटा होता है ये कोरोना वायरस। ये हो गई साइज़ की कंपैरिजन। उसके बाद देखते हैं डायग्नोसिस मेथड्स। तो कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए 2 मेथड काफ़ी फेमस है जो साइंटिस्ट ने अप्रूव की है। उसमें एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट और दूसरी है RT-PCR टेस्ट। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ सरफेस एंटीजन, कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है, यहाँ पे बैकग्राउंड में हल्का सा डायग्राम जो तुमको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स दिख रहे हैं उसके स्पाइक प्रोटीन्स, उसको डिटेक्ट करने का जो टेस्ट है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जिसमें सैंपल कलेक्शन करते हैं नोज़ में से। सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको बफर सॉल्यूशन में रखते हैं और वायरस के एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं सिर्फ डिटेक्ट करते हैं। 15 मिनट्स के अंदर कलर चेंज आता है और तुमको टेस्ट बताते हैं। RT-PCR टेस्ट के अंदर क्या होता है, तो वायरस का जीनोम होता है, वो आगे मैं बताऊंगा किस तरह से टेस्ट करते हैं। और उसके अलावा के जो टेस्ट है वो है HRCT, हाई रिजोल्यूशन सिटी स्कैन, CRP टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, डी डाइमर टेस्ट, अलाइजा एसेट्रा। ये सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं डिटेक्शन के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि कौन सा मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द guardian.com, उन लोगों ने बताया है कि 64 स्टडीज़ हुई है, उसके अंदर पता किया गया कि रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है जो तंबू लगा कर लोग करते हैं, गवर्नमेंट्स ने अलाउ किया है कि तंबू लगा करके रैपिड एंटीजन टेस्ट जो तुमको 15 मिनट्स में रिजल्ट देता है, वो सिर्फ 58% काम करता है। मतलब 58% पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है, कम्प्लीटली पॉजिटिव नहीं है। मतलब कि तुम अगर टेस्ट करवाने जाते हो तो तुमको फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट देने के 42% चांसेस है, राइट। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टडी हुई है जिसमें पाया गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो सिर्फ मॉडरेट रिजल्ट देता है। मतलब 50% एक्यूरेसी है उसकी, एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। सिटी स्कैन की बात करें तो सिटी स्कैन भी कोरोना वायरस डिटेक्शन के लिए एक्यूरेट मेथड नहीं है, क्योंकि निमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए सिटी स्कैन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो अर्ली डायग्नोस्टिक प्रिडिक्टर माना गया था, लेकिन वो प्रिडिक्टिंग नहीं कर सकता बिकॉज कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होते हैं वो किसी भी इन्फेक्शन में हाई हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि CRP प्रोटीन आपका बढ़ रहा है तो वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन ही हो। तो ये सारे स्टडीज़ पे से पता लगाया जा सकता है कि अगर आपको पता करना है कि आपको कोरोना है या नहीं है, तो सिर्फ एक टेस्ट के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो और वो है RT-PCR। उसके अलावा हम बात करें इम्यून सिस्टम की, तो वैक्सीन पे जाने से पहले मैं आपको इम्यून सिस्टम बताना चाहूँगा कि वैक्सीन काम कैसे करती है। वो समझने के लिए हम पहले हमारा इम्यून सिस्टम जानेंगे। इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको आएगा, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये हमारा ब्लड सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है। इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है, तो इम्यून सिस्टम जो है वो एक रोग प्रतिकार तंत्र है। मतलब किसी भी रोग या डिसीज़ के सामने, किसी बीमारी के सामने लड़ने के लिए तुमको ऊपर वाले की तरफ से गॉड गिफ्ट है, जो तुम खुद नहीं बनाते, गॉड ने तुमको ऑलरेडी वो गिफ्ट दी हुई है, वो होती है हमारी इम्यून सिस्टम। और हर तरह की बीमारियों में लड़ने के लिए सिर्फ इम्यून सिस्टम ही काम आती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा ब्लड होता है और किसी भी चीज़, मतलब कि बाहर से कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में एंटर होती है उसको हम एंटीजन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया या वायरस का शेप दिखाया गया है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता हो कि आप कहीं पे धूल मिट्टी में काम कर रहे हो और अचानक से धूल नोज़ में जाती है तो वहाँ से आपको छींक आती है, तो वो आपका रिएक्शन हुआ कि आपका बॉडी रिएक्ट करता है। वो रिएक्शन किस लिए दिया, बिकॉज कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, राइट। तो जब धूल या बाहर की कोई भी चीज़, धूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ, नॉट सिर्फ बैक्टीरिया नहीं या वायरस नहीं, बाहर की कोई भी चीज़ हमारी बॉडी को जो बिलोंग नहीं करती है वो अगर एंटर होती है तो वो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन है, मतलब घुसपैठिया।
तो जब भी एंटीजन आएगा बॉडी में तो बॉडी क्या करेगी, एक रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे थे कि यहाँ पे ब्लड घूम रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, उसके अंदर अब कोई चीज़ ऐड हो गई, वो चीज़ थी वाई शेप एंटीबॉडी। तो इसको बोला जाता है एंटीबॉडी। तो जब भी एंटीजन आते हैं बॉडी में तो एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ये हमारा गॉड गिफ्ट नेचुरल फिनोमेना है कि जो हमारी बॉडी में एक्टिवेट रहता है कि जब भी बाहर से कोई किसी तरह का वायरस आया, किसी तरह का बैक्टीरिया आया, कोई धूल मिट्टी आ गई, कुछ भी आ गया, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएंगे और वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होना स्टार्ट करेंगे। एंटीबॉडी क्या करते हैं, तो एंटीबॉडी हमें इस तरह से, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि बॉडी जब भी वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, कोई भी बाहर की चीज़ आएगी तो पूरी बॉडी में एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाएंगे। इस तरह से ये वाई शेप के दिखते हैं और ये एंटीबॉडी इस तरह से काम करता है जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो एंटीजन डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि किसी भी वायरस के साथ, किसी भी बाहर की चीज़ के साथ इस तरह से बाइंड कर लेते हैं और बाइंड करने के बाद उसको ब्रेक डाउन कर देता है। बस ये उनका काम है। मतलब बाहर की कोई चीज़ दिखी उसको ख़त्म करो, बाहर की कोई चीज़ दिखी उसको ख़त्म करो। लेकिन वो ख़त्म कब होगी, जब हमारा बॉडी उसको बनाएगा। तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है किसके अगेंस्ट में, एंटीजन के अगेंस्ट में। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि एंटीजन जो है वो हमारे दुश्मन है, जो बाहर से आ रहा है। वो वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इतना याद रखना है, एंटीजन जो है वो हमारे दुश्मन है और एंटीबॉडी जो है वो हमारी आर्मी है, जो हमारे लिए लड़ते हैं। तो हमारी बॉडी अपने आप उसकी आर्मी क्रिएट कर लेती है और एंटीबॉडी उसके लिए लड़ लेते हैं। अब बात करते हैं वैक्सीन की। तो आपको एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको वैक्सीन समझ में आएगा। वैक्सीन के बारे में ये बोलते हैं कि वैक्सीन इज़ इक्वल टू मेडिसिन, राइट। लेकिन ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। वैक्सीन कोई दवाई नहीं है। तो क्या होती है वैक्सीन? अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वैक्सीन कंटेन्स सेम जर्म्स दैट कॉजेज डिसीज। मतलब वैक्सीन के अंदर किसी बीमारी की वैक्सीन है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है मीज़ल्स की वैक्सीन है या फिर हेपेटाइटिस की वैक्सीन है। तो ये सारी बीमारियों की जो वैक्सीन है उसके अंदर उसी बीमारी के कीटाणु होते हैं, उसी बीमारी के जर्म्स होते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस खुद प्रेजेंट होता है, लेकिन किस तरह से? तो इनएक्टिव फॉर्म में। वो पर्टिकुलर जर्म्स को, वो पर्टिकुलर चीज़ों को, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, वायरस को मार दिया जाता है, उसको इनएक्टिवेट करके हमारी बॉडी में दाखिल किया जाता है। तो ये होती है वैक्सीन, जिसके बारे में हम आज तक गलत समझ रहे थे कि वैक्सीन एक दवाई है जो केमिकल से बनती है और हमारी बॉडी में एंटर करता है। नो। दूसरा, वैक्सीन के बारे में देखेंगे तो WHO ने वैक्सीन का एक डेफिनेशन दिया है, अ प्रोडक्ट दैट स्टिमुलेट्स अ पर्सन इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक डिसीज। मतलब क्या कि अगर तुमको कोरोना की वैक्सीन बनानी है तो क्या कोरोना की वैक्सीन अगर तुम्हारी बॉडी में एंटर करता है, वैक्सीन का पर्पस क्या होता है? तो वैक्सीन का पर्पस ये है कि अगर वैक्सीन तुम्हारी बॉडी में एंटर हुई तो वैक्सीन में जो मरे हुए जर्म्स है वो एंटीजन के तौर पे काम करेंगे। अब जबकि वो मरे हुए हैं, इनएक्टिव है, तो हमको ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, मरे हुए हैं, लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी, वो है तो बाहर का, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट करेगी। अब बॉडी का दूसरा फिनोमिना, दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक बताऊं जो हमको नेचुरल गॉड गिफ्ट मिली है कि किसी भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एक बार दाखिल होता है तो उसको फर्स्ट टाइम लड़ने के लिए उसको टाइम लगता है, रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है, लेकिन दूसरी बार जब वो आता है तो बॉडी उसको याद रखती है। वो हमारे बॉडी के मेमोरी सेल्स होता है। तो अगर दूसरी बार ये एंटीजन जब भी आएगा ना तो उसको वो याद रखेगा कि हाँ ये फर्स्ट टाइम भी आया था, हमने इसको इस तरह से मारा था। ये मैकेनिज़्म पे वैक्सीन काम करती है। तो वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन हम मरे हुए वायरसेस पहले से दाखिल कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी को पता चले कि ये वायरस अगर दूसरी बार आए तो इसको किस तरह से मारना है, राइट। तो वो है वैक्सीन का पर्पस। वैक्सीन में हम मरे हुए बैक्टीरिया, मरे हुए वायरसेस डालते हैं ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए और वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में घूमती रहेगी। वैक्सीन जो है वो अलग अलग तरह से डाली जाती है, जैसे कि इंजेक्शन के थ्रू, नीडल्स के थ्रू, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है। और पोलियो की जो वैक्सीन थी, अगर आपको याद हो तो पोलियो 2 बूंद ज़िंदगी की जो बोला जाता है, उसमें ओरल मतलब मुंह से डाली जाती है, जो बच्चों को पिलाई जाती है। तो पोलियो की वैक्सीन है तो पोलियो की वैक्सीन में कोई दवाई नहीं होती है, पोलियो के मरे हुए वायरसेस होते हैं
कोरोना की वैक्सीन के अंदर कोई दवाई नहीं होती है, कोरोना वायरस होता है या कोरोना वायरस का पार्ट होता है कोई, ठीक है। तो वैक्सीन की ये टर्म क्लियर कर लीजिए कि वैक्सीन में कोई दवाई, कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। वैक्सीन के अंदर जो बैक्टीरिया, जो वायरस की वैक्सीन है वो उसी का पार्ट होगा, उसी की बॉडी का पार्ट होगा या उसी का इनएक्टिवेटेड बॉडी होगी, मतलब वो पर्टिकुलर वायरस खुद होगा वैक्सीन के अंदर। उसके अलावा क्या चीज़ें डाली जाती है वैक्सीन के अंदर बनाने के लिए, तो फ्लूइड, सस्पेंडिंग फ्लूइड, जैसे कि पानी होता है, सलाइन होता है नॉर्मल। उसके अलावा स्टेबलाइज़र डालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। इतनी सारी चीज़ें डाल करके वैक्सीन बनाई जाती है, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की दवाई को ऐड नहीं किया जाता वैक्सीन में। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो सारे कंपोनेंट्स हैं वैक्सीन के। अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो जैसा मैंने आगे बात की उसी तरह से वायरस के अंदर सिंपल सी एक चीज़ होती है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, लेकिन वायरस के अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा और उसको कवर करने वाली कैप होगी जिसको प्रोटीन कैप बोलेंगे। वो प्रोटीन कैप होगी और अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके अलावा वायरस के पास कुछ नहीं होगा। तो वायरस की ना आँखें होती है, ना हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, उसके पास ये सिर्फ प्रोटीन होता है और एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब वैक्सीन जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन किस तरह की होती है, तो 3 तरह की कोरोना वायरस वैक्सीन होती है। एक आरएनए और डीएनए वैक्सीन। मतलब क्या कि सिंपल, वायरस का जो खुद का डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है वो हमारी बॉडी में दाखिल किया जाता है ताकि हमारी बॉडी उसको पहचाने और नेक्स्ट टाइम जब भी वायरस आएगा तो वो लड़ लेगी। दूसरा, इनएक्टिवेटेड वायरस डाला जाता है, जैसे कि कोवैक्सीन जो हमारे इंडिया में मिलती है भारत बायोटेक की, वो कोवैक्सीन जो है वो इस तरह की वैक्सीन है जो इनएक्टिवेटेड वायरस को या मरे हुए वायरस को एंटर करवाते हैं। मतलब हमारी बॉडी में मरे हुए वायरस या वीक किए हुए वायरस को एंटर करवाते हैं ताकि हमारी बॉडी उसको याद रखे, ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करे। फाइज़र की जो वैक्सीन है वो डीएनए आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, जिसके अंदर वायरस को पूरा एंटर नहीं करते हमारी बॉडी में, उसकी जगह पे सिर्फ वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंटर किया जाता है। और एक और वैक्सीन आती है जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन होती है, मतलब वायरस का जो ये स्पाइक प्रोटीन है वो स्पाइक प्रोटीन डायरेक्टली एंटर कर देता है। तो कोविशील्ड जो है वो भी स्पाइक बेस्ड भी है और इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड वैक्सीन है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल की। तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद वाई ऑक्सीजन लेवल फॉल्स, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल क्यों कम होता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम बॉडी का एनाटॉमी लेवल देखेंगे। कि हमको ये पता ही है कि हमारी बॉडी में जो एयर इनलेक्ट होती है नोस्ट्रिल से, वो जाती है डायरेक्टली लंग्स में, ठीक है। और लंग्स जो है वो एक्सपांड करते हैं एंड वापस रिलीज़ होते हैं, रिलीज़ एंड एक्सपांड। तो लंग्स का ये जो मूवमेंट है वो मूवमेंट किस वजह से होता है, तो लंग्स का ये मूवमेंट है वो इस वजह से होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एल्वियोलाई है। तो लंग्स के अंदर इस तरह के छोटे छोटे सैक्स होते हैं। सैक्स मतलब एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हवा भरती है तो वो फूलता है, हवा निकलती है तो छूट जाता है, हवा भरती है तो अगेन वो फूलता है। बस इस तरह से लंग्स काम करते हैं, तो उसको बोलेंगे एल्वियोलाई। जो बलून्स फूलते हैं लंग्स के अंदर उसको एल्वियोलाई बोला जाता है। और एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 480 मिलियन जितने एल्वियोलाई होते हैं, ऑलमोस्ट 50 करोड़। हमारी बॉडी में लंग्स के अंदर टोटल 50 करोड़ जितने ये बलून्स होते हैं छोटे छोटे, जो हवा की वजह से फूलते हैं और हवा निकलने की वजह से श्रिंक होते हैं। अब ये 480 मिलियन जो एल्वियोलाई है वो किस तरह से काम करते हैं, तो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर अगर आप इस तरह से देखो तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ब्लड कैपिलरीज से कवर अप होती है। तो ये पूरा का पूरा इसको ब्लड कैपिलरीज कवर कर लेती है ताकि ब्लड उसके टच निकलता है, एकदम टच होकर के निकलता है। अब यहाँ पे आप देखो तो ये एल्वियोलाई का एकदम क्लोज डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये एल्वियोलाई का बलून शेक है और ये ब्लड कैपिलरी है जो ब्लड को लेके जाती है। तो जब भी हम एयर इनलेट करते हैं, यहाँ से एयर अंदर आती है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेकर के बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरफ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज़ कर देता है एल्वियोलाई में ब्लड। तो ऑक्सीजन यहाँ से कैरी होता है एल्वियोलाई से। तो हमारा जो भी ऑक्सीजन है वो ये बलून जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं उसी में से कैरी होता है। तो ये एल्वियोलाई जो है वो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड रहती है। ऑक्सीजन जब भी इधर आता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेंटेन देता है। अब बात करते हैं इन्फेक्शन की। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि जब भी एल्वियोलाई में या लंग्स में वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन के अंदर वो एल्वियोलाई इन्फ्लेमेटेड होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है
वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें फ्लूइड भरना स्टार्ट होता है, जो हमको हम जो कफ बोलते हैं, वो कफ जो होता है वो लंग्स के एल्वियोलाई में भरना शुरू होता है। तो जब वो कफ भर जाता है, हमारी बॉडी में पानी भर जाता है, लंग्स के अंदर पानी भरना स्टार्ट होता है, तो वो पानी भरने की वजह से आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बलून है, यहाँ पे पानी भर गया। तो अब सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे पानी भरने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो हवा आगे तो बढ़ नहीं पाएगी। अब पानी में तो हवा जो है वो पानी में से निकल नहीं पाएगी, ऑक्सीजन जो होगा वो पानी में से निकल नहीं पाएगा। तो पानी भरने की वजह से वो ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो पाता। तो जितना ज़्यादा इन्फेक्टेड एल्वियोलाई होगी, ये 480 मिलियन में से ज़्यादा एल्वियोलाई इन्फेक्टेड होगी, जहाँ पे देख सकते हो कि सीवियर केस के अंदर पूरी एल्वियोलाई पानी से भर जाती है। ठीक है, तो वो पानी से भरने की वजह से क्या होगा कि वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि एल्वियोलाई जो है वो पानी से भर चुकी है। ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए एल्वियोलाई को पूरी तरह से खाली होना ज़रूरी है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अगर एल्वियोलाई के अंदर पानी भर गया है, वो बलून्स के अंदर पानी भर गया है, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, और उस केस के अंदर तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। और बॉडी के पूरे पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो बॉडी के सेल्स काम करना धीरे धीरे कम कर देंगे, तो हमको वीकनेस फील होगी। हमारा ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो स्लोली काम करना स्टार्ट करेगा, तो हमको नंबनेस आएगी, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो होता है हमारे ब्लड ऑक्सीजन की वजह से। तो एल्वियोलाई में पानी भरने की वजह से हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है वो डाउन होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के अंदर 2 ट्रीटमेंट की मैं सिर्फ बात करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी फेमस हो चुका है। टोसिलिज़ुमेब, जिसका साइंटिफिक नेम है एक्टेमरा। ठीक है, तो टोसिलिज़ुमेब क्या है, वो ड्रग क्या है, वो इंजेक्शन क्या है। तो टोसिलिज़ुमेब की बात करें तो टोसिलिज़ुमेब जो है एक बायोलॉजिकल थेरापी है। एक्चुअली वो यूज़ होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। एक जॉइंट की बीमारी है, एक बोन्स की बीमारी है, उसके लिए यूज़ होती है पहले से। लेकिन अभी उसको कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करने के लिए परमिशन मिली, तो क्यों मिली वो हम देखते हैं। तो टोसिलिज़ुमेब जो है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कुछ इस तरह के डिसीज़ जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, उस डिसीज़ में IL-6 प्रोटीन को ब्लॉक करती है, इंटरल्यूकिन 6 को ब्लॉक करती है, उसका ब्लॉकेज का काम करती है। बस इतना है। अब इंटरल्यूकिन 6 IL-6 जो है वो हमारे कोरोना में क्या कर सकता है, तो उसको ब्लॉक करना क्यों ज़रूरी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डिसीज़ प्रोग्रेशन है। तो जब भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन होगा तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारा बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा तुरंत ही। तो हमको जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, जो बुखार आता है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ने का ट्राई कर रहा है, बस वही रीज़न है। और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इंटरल्यूकिन 6 एक्टिवेट होंगे, साइटोकाइंस एक्टिवेट होंगे, और इंटरल्यूकिन 6 जो है वो साइटोकाइन स्ट्रोम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और वो साइटोकाइन स्ट्रोम क्रिएट होगा तो लंग्स फेल होने के चांसेस है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो टोसिलिज़ुमेब इंजेक्शन देने की वजह से क्या होगा, इंटरल्यूकिन 6 जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, साइटोकाइन स्ट्रोम नहीं होगा, और लंग्स डैमेज को प्रिवेंट किया जा सकता है। सेम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर, टोसिलिज़ुमेब इज़ नथिंग बट इंटरल्यूकिन 6 ब्लॉकर, जो इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म जो होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म, उसको स्टॉप करता है। तो लंग्स डैमेज होने से बच जाते हैं। लेकिन लंग्स को डैमेज होना बचाना क्या इतना ही ज़रूरी है, ये सोचने से पहले हम पहले वार्निंग देखते हैं। तो US गवर्नमेंट ने खुद वार्न किया है कि टोसिलिज़ुमेब इंजेक्शन को यूज़ करने से पहले तुमको क्या चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, टोसिलिज़ुमेब इंजेक्शन जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट है, मतलब इंटरल्यूकिन 6 को ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम जो होगा वो वीक हो जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम जो ऑलरेडी लड़ने के लिए एलिजिबल है, सक्षम है, उसको आप वीक कर रहे हो टोसिलिज़ुमेब देने से। वो इसलिए कर रहे हो कि इम्यून सिस्टम एकदम हाइपर एक्टिव ना हो जाए, और हाइपर एक्टिव होकर के लंग्स को डैमेज होने से बचा रहे हो। लेकिन लंग्स को डैमेज होने के बचाने की वजह से आप अगर इम्यून सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हो तो शायद वो आपको एक गलत इफ़ेक्ट देगा, राइट। तो
टोसिलिजुमेब इंजेक्शन को यूज़ करने से पहले यूएस गवर्नमेंट ने तो काफ़ी वार्निंग्स दी है कि उसको यूज़ करने से पहले आप प्लीज़ एक बार देख लें कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह सी है। सेकंड चीज़, टोसिलिजुमेब इंजेक्शन का जो यूज़ है उसके काफ़ी एडवर्स रिएक्शन आए गए हैं और काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ पाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टोसिलिजुमेब इंजेक्शन के कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट भी पाए गए हैं। उसकी मेडिकेशन गाइड जो है वो भी अवेलेबल है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। एक्टेमरा ड्रग या फिर टोसिलिजुमेब इंजेक्शन जिसको बोला गया है, एक्चुअली में वो इंटरल्यूकिन 6 ब्लॉकर है। तो मेरा सजेशन ये है, एज अ बायोलॉजिस्ट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि डॉक्टर्स कोरोना वायरस ट्रीटमेंट की प्रायर ट्रीटमेंट, मतलब इन द बिगिनिंग कोरोना वायरस इन्फेक्शन के थोड़े से चांसेस लग रहे हो, मतलब पूरी तरह से उसके सिम्टम्स दिख रहे हो ऐसा नहीं, तुमको सिर्फ लग रहा हो कि मुझे हल्की हल्की सर्दी है या फिर कोरोना वायरस पॉजिटिव आया और तुमको सिम्टम्स ना दिख रहे हो, उस कंडीशन के अंदर अगर टोसिलिजुमेब लिया गया हो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर सीवियर सिम्टम्स दिख रहा है कि तुमको कोरोना वायरस के एकदम हार्डकोर सिम्टम्स हैं और उस कंडीशन के अंदर आपने टोसिलिजुमेब लिया, तो उस कंडीशन के अंदर आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं। बात करेंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन की। सेम, रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या है? तो रेमडेसिविर इंजेक्शन इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन टू ट्रीट द कोरोना वायरस इन्फेक्शन और टू ट्रीट द कोरोना वायरस। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो वायरस को किल करता है, ऐसा बोला गया है कि एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन ये कम्प्लीटली रॉन्ग चीज़ है। वायरस को किल नहीं करता है वो। रेमडेसिविर जो है वो वायरस को मार नहीं सकता है, लेकिन हाँ वायरस की मल्टीप्लिकेशन होने से रोक सकता है। तो वो एंटीवायरल इसलिए बोला गया है कि वो वायरस को मारता नहीं है, ठीक है, वो वायरस को रोकता है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का यूज़ भी अगेन यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है कि मेडिसिन कब यूज़ करनी है। एक प्रॉपर टाइमलाइन होती है कि तुमको इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब उस कंडीशन के अंदर आप टोसिलिजुमेब और रेमडेसिविर का यूज़ करोगे तो वो आपके लिए फैटल होगा, मतलब जानलेवा हो सकता है। तो रेमडेसिविर अगेन कब यूज़ होगा? कि जब आपको इन्फेक्शन काफ़ी हो चुका है और आपको इन्फेक्शन को अब कम करना है। तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का यूज़ करना है। उसको समझने के लिए, रेमडेसिविर किस तरह से काम करता है उसको समझने के लिए हम सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस देखते हैं कि ये हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है जिसके अंदर इस तरह से काम होगा कि आप देख सकते हो कि डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन, हमारी बॉडी में जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए डिसाइड करता है। डीएनए के बेसिस पे सब कुछ बनता है। हमारी आइज़ का कलर जो है वो ब्लू होगा, ब्राउन होगा, वो कहाँ से डिसाइड होता है? जीन से, हमारे डीएनए से। डीएनए किस तरह से काम करता है? तो डीएनए जो है वो कोड करता है आरएनए के लिए और आरएनए उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन बनाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, सारे सेल्स में चलती है। लेकिन अब कुछ अलग क्या है? तो कोरोना वायरस के अंदर अलग चीज़ ये है कि कोरोना में डीएनए नहीं होता है, कोरोना में सिर्फ आरएनए होता है। तो वायरल आरएनए क्या करता है? तो जब भी वायरल आरएनए हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो वायरल आरएनए हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद वो अपनी कॉपीज़ बनाने का ट्राई करता है। वो कॉपीज़ किस तरह से बनाता है? तो हमारी बॉडी में वो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, एक एंजाइम है जो अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ करता है। तो वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी की यूज़ करेगा। तो हमारी बॉडी के, हमारे सेल के एंजाइम को यूज़ करके वो अपनी कॉपी बनाएगा। तो वो वायरल आरएनए जो था उसने अपनी कॉपी बनाई, कॉपी बनाने के बाद वो अपने प्रोटीन्स बनाएगा। तो इस तरह का सिस्टम चलता है वायरसेस में। उसमें डीएनए नहीं होता, इस वजह से वो प्रोटीन बनाता है, अपना आरएनए की कॉपी बनाता है और उसके बाद प्रोटीन बनाता है। और वायरल आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से काम करता है? तो ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, ये राइबोसोम है, ये हमारे राइबोसोम को यूज़ करता है, ये हमारी बॉडी में ही पॉलीमरेज बनाता है और ये उसका आरएनए है, ये वायरस का आरएनए जो खुद वो लेकर के आया है और हमारे राइबोसोम को यूज़ करके वो अपनी कॉपीज़ बनाने का ट्राई करता है। तो वो हमारे राइबोसोम को यूज़ करके इस तरह से वो अपनी कॉपी बनाता है। तो ये मदर वायरल आरएनए था जो ओरिजिनल आरएनए था और ये उसने इस तरह से हमारे पॉलीमरेज को और हमारे राइबोसोम को यूज़ करके इस तरह से कॉपीज़ बनाई। तो ये जब कॉपीज़ बना रहा होता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ती है और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होंगे, जो साइंस से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, और इन केस ऑफ आरएनए इट विल बी यूरेसिल। ये सारे न्यूक्लियोटाइड जो होंगे हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे ही सेल्स के न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करके वो अपनी कॉपीज़ बनाता है। अब रेमडेसिविर कैसे काम करता है? तो जैसा डायग्राम में दिख रहा है कि वो 4 न्यूक्लियोटाइड जो है आरएनए के, उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड है एडेनाइन। तो ये रेमडेसिविर जो है वो एडेनाइन के जैसा दिखता है बिल्कुल। यहाँ पे आप जैसे ब्लॉक देख रहे हो कि एडेनाइन का जो स्ट्रक्चर है वो रेमडेसिविर के स्ट्रक्चर को बिल्कुल मैच करता है, ठीक है। तो रेमडेसिविर जो है वो यहाँ पे जब वो कॉपी बना रहा होता है तब इंटरफेयर करता है।
तो आरएनए की जो कॉपी बन रही होती है वायरस आरएनए की, क्योंकि वायरस को अगर अपनी कॉपीज़ बनानी है तो अपने आरएनए की कॉपीज़ बनानी पड़ेगी। तो वो जब आरएनए की कॉपीज़ बना रहा होता है तब ये हमारा रेमडेसिविर जो है वो यहाँ पे आ करके इस तरह से वायरल आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा। तो जहाँ पे एडेनिन आना चाहिए वहाँ पे एडेनिन की जगह पे आ जाएगा रेमडेसिविर, और रेमडेसिविर आने की वजह से एडेनाइन नहीं है और रेमडेसिविर आ गया, वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का काम हो जाएगा स्टॉप। मतलब अब वो कॉपी आगे बढ़ नहीं पाएगी, मतलब वायरस जो अपनी कॉपीज़ बना रहा था वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो रेमडेसिविर जो है वो वायरल आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करता है और वायरसेस की कॉपीज़ बनने से रोकता है, वायरसेस को मारता नहीं है। तो अगर सीवियर वायरल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में रेमडेसिविर का यूज़ सोच समझ के करना चाहिए। अगेन रेमडेसिविर की बात करें तो वैक्लूरी उसका नाम है, साइंटिफिक नेम। रेमडेसिविर के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, और रेमडेसिविर जो अभी लेटेस्ट ड्रग जो अभी मतलब इतना ज़्यादा फेमस होने की वजह से उसके कोई साइड इफ़ेक्ट की ज़्यादा स्टडी हुई नहीं है, लेकिन नॉर्मली रेमडेसिविर देने के बाद पेशेंट को बैक पेन, चेस्ट टाइटनेस, कफ, कोल्ड, चील, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर डिजीनेस, ट्रबल इन ब्रीदिंग की जो ट्रबल हो रही है वो रेमडेसिविर की वजह से भी हो सकती है, तो ये उसका साइड इफ़ेक्ट है और उसको यूज़ करने से पहले पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट देख लेने ज़रूरी है। और FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज इन इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने उसको पॉसिबल ट्रीटमेंट यूज़ करने से पहले काफ़ी क्लैरिटी मांगी है कि उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो रेमडेसिविर को किस तरह से यूज़ करना है, उसके एलर्जिक रिएक्शन क्या हो सकते हैं वो पता करना है, और उसको चिल्ड्रंस में यूज़ नहीं करना है। सेम टोसिलिजुमेब भी बच्चों में यूज़ नहीं होगा। बिलो 12 ईयर्स एंड बिलो 10 ईयर्स बच्चों में रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब इंजेक्शन के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पाए गए हैं और उसके अभी स्टडी नहीं हुई है। इस वजह से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब इंजेक्शन जो है वो बच्चों में यूज़ ना हो तो ज़्यादा बेटर है, और उसके अलावा उनके साइड इफ़ेक्ट भी है। तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है कि दोनों ही ड्रग्स जो है वो कौन से टाइम पे किस तरह से ट्रीटमेंट में यूज़ करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि टोसिलिजुमेब जो मैंने बोला कि कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में टोसिलिजुमेब जो देना काफ़ी रिस्की है, उससे जान जा सकती है, क्योंकि वो इम्यूनो सप्रेसेंट है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारा इन्फेक्शन सीवियर है और उस सीवियर इन्फेक्शन में अब तुमको लग रहा है कि वायरल लोड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लंग्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, तो उस कंडीशन के अंदर रेमडेसिविर जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। उसके अलावा काफ़ी एंटीवायरल ड्रग्स है जो वायरस को किल करते हैं, वायरस के साथ लड़ते हैं, वो भी दिए जा सकते हैं। और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली जो विटामिन सी और जिंक जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ताकि तुम्हारे एंटीबॉडीज़ बढ़े तुम्हारी बॉडी में। तो अल्टीमेटली तुम्हारा टारगेट वही है कि तुम ये ड्रग्स पे डिपेंडेंट ना रह करके अपनी एंटीबॉडीज़ को काम पे लगाओ, अपनी खुद की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करो। तो उसके लिए हमको एक पौष्टिक खाने की ज़रूरत है, और उसके अलावा हमको हमारी बॉडी की केयर करने की ज़रूरत है। तो इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट हो तो किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर लिख सकते हो, और ये मेरा लिंक्डइन आईडी है, प्रोफेशनल लिंक्डइन आईडी पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। दिस वॉज अबाउट कोरोना वायरस एंड द फैक्ट अबाउट द कोरोना वायरस। थैंक यू सो मच।